आप एज ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर तो ओवरलैप रेशियो के बारे में सुन लिया होता है, जिसमें देखें तो आप करने वाले मल्टीपल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में कुछ पोर्शन ऑफ द इन्वेस्टमेंट तो सिमिलर होते हैं। पोर्टफोलियो ओवरलैप इसी कारण के लिए होते हैं कि आप करने वाले मल्टीपल म्यूचुअल फंड में देखें तो कुछ इन्वेस्टमेंट तो ज़्यादा कॉमन होते हैं। अगर आप देखें तो सर्टेन लेवल ऑफ ओवरलैप तो एक्सेप्टेबल होते हैं, लेकिन अगर ओवरलैप रेशियो ज़्यादा एक्सेसिव है तो सिमिलर डिश खाने की समान होते हैं। आज यह वीडियो में पोर्टफोलियो ओवरलैप के बारे में हम एनालाइज करते हैं और देखेंगे कि जितना लेवल ऑफ पोर्टफोलियो ओवरलैप तो एक्सेप्टेबल होते हैं और आप तो जिस तरीके से पोर्टफोलियो ओवरलैप इफेक्टिवली हैंडल करते हुए आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में मदद कर सकेंगे। आज यह वीडियो में इसके बारे में हम बातचीत करते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू holisticinvestment.in यूट्यूब चैनल। म्यूचुअल फंड में पोर्टफोलियो ओवरलैप तो क्या होता है? म्यूचुअल फंड में पोर्टफोलियो ओवरलैप तो ये सिनेरियो होते हैं जिसमें अलग अलग म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में होने वाले सिमिलर और आइडेंटिकल सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं। अगर आपने अलग अलग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं और आपको पता चलता है कि वो अलग अलग म्यूचुअल फंड में कुछ पोर्शन तो वही स्टॉक्स वही इन्वेस्टमेंट में ही इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं, वही हम ओवरलैप कह सकेंगे। और ओवरलैप के कारण तो ज़्यादा होते हैं। अगर फंड में तो वही स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है और वो तो सेम मार्केट इंडेक्स में ही इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं और कि वो तो सेम वेल नोन कंपनीज में ही इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं। अगर आपने दो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं, नाम होते हैं कि ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड और कि SBI ब्लू चिप फंड, ये दोनों ब्लू चिप कैटेगरी में आते हैं और इसमें कैटेगरी फोकस होने के कारण इसमें कुछ पोर्शन ऑफ द इन्वेस्टमेंट तो वही होते हैं, इसी कारण के लिए ओवरलैप हो सकेंगे। अब हम देखेंगे एक उदाहरण। अगर दोनों फंड्स भी ICICI बैंक स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो अगर किसी भी कारण के लिए ICICI बैंक स्टॉक परफॉर्मेंस पर कोई भी इम्पैक्ट कर दिया जाते हैं तो वो दोनों प्रोड्यूस करने वाले रिटर्न्स को इम्पैक्ट कर सकेंगे। अगर देखें तो फंड्स के बीच ओवरलैप तो ज़्यादा कॉमन पड़ती है। अगर इन्वेस्टर तो मल्टीपल फंड हाउसेस में वही कैटेगरी में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो इसके लिए ज़्यादा ओवरलैप बच सकेंगे। यह सिनेरियो में देखें तो ये तो ब्लू चिप कैटेगरी में ही इन्वेस्ट करने के कारण ये दोनों फंड्स भी मार्केट में होने वाले टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज में ही इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं, जिसके कारण इसमें इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा ओवरलैप बच सकेंगे। पोर्टफोलियो ओवरलैप तो क्यों होते हैं? अगर आप एज ए इन्वेस्टर आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में होने वाले रिस्क को कम करने के बारे में सोच कर दिया जाते हैं तो यह सवाल की जवाब तो आपको ज़्यादा। अब अगले हम देखेंगे कि पोर्टफोलियो ओवरलैप होने के कारण तो क्या क्या हो सकेंगे। पहले कारण होते हैं कि इन्वेस्टमेंट स्टाइल और स्ट्रैटेजी। अगर दोनों फंड मैनेजर्स और कि दोनों फंड हाउसेस तो वही सिमिलर इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी और की स्ट्रैटेजीज को उपयोग कर दिया जाते तो इसके लिए ज़्यादा ओवरलैप हो सकेंगे। जैसे दोनों फंड हाउसेस तो AI और टेक्नोलॉजी बेस पर ही निर्भर होने के कारण इन्वेस्टर के लिए वही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के मौका तो ज़्यादा होते हैं, जिसके वजह से उसका पोर्टफोलियो पर ज़्यादा ओवरलैप भी हो सकेंगे। इसी कारण के लिए हम बोल सकेंगे अगर इन्वेस्टमेंट स्टाइल तो अलाइन होते तो उसके लिए ज़्यादा सिमिलर होल्डिंग्स हो सकेंगे। दूसरा कारण होता है कि लिमिटेड यूनिवर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। कुछ म्यूचुअल फंड्स में देखें तो प्री डिफाइंड रिस्ट्रिक्शंस होने के कारण वो तो साइज, सेक्टर और जोग्राफिकल लोकेशन पर निर्भर होते हुए सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। और देखें तो कुछ म्यूचुअल फंड्स तो सिमिलर इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रेंट्स को ही फॉलो करने के कारण उसके लिए ज़्यादा सिमिलर होल्डिंग्स होते हैं, जैसे टीमैटिक फंड्स जो स्पेसिफिक सेक्टर्स में ही इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं। दूसरा कारण होता है कि बेंचमार्क ट्रैकिंग। ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स तो स्पेसिफिक मार्केट बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करने के बारे में सोचते हुए उसी तरह बेंचमार्क इंडेक्स सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं। कारण होते हैं कि वो तो बेंचमार्क परफॉर्मेंस को रिप्लिकेट करने के बारे में सोचते हैं। तीसरा कारण होते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन इन पॉपुलर स्टॉक्स। ज़्यादा म्यूचुअल फंड मैनेजर्स तो मार्केट ट्रेंड्स और इकोनॉमिक कंडीशंस पर निर्भर होते हुए पॉपुलर स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं, लेकिन उसके लिए मिलने वाले जानकारी तो वही होने के कारण वो तो अगर देखेंगे तो वो तो लीडिंग कंपनीज में ही इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं और जो सेक्टर के लिए अच्छा भविष्य काल होते हैं उस सेक्टर में ही वो तो इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं। यह कारण के लिए इन्वेस्टर पोर्टफोलियो में पोर्टफोलियो ओवरलैप तो आ सकेंगे और यह पोर्टफोलियो ओवरलैप तो इन्वेस्टर की डाइवर्सिफिकेशन पर भी इम्पैक्ट कर सकेंगे और इन्वेस्टर का ओवरऑल इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस पर भी इम्पैक्ट कर सकेंगे। इन्वेस्टर के लिए ये सभी कारण के बारे में जानकारी होने की जरूरी पड़ती है, जिसके वजह से वो तो इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकेंगे और उसका पोर्टफोलियो में होने वाले रिस्क को मिटिगेट कर सकेंगे। और देखें तो इन्वेस्टर के लिए ये चीज़ों के बारे में जानकारी है तो वो तो उसका इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में वो पोर्टफोलियो ओवरलैप कॉन्सेप्ट को भी इम्प्लीमेंट करने में ये तो ज़्यादा मदद कर दिया जाते हैं।
अगले हम देखेंगे कि जिस तरीके से पोर्टफोलियो ओवरलैप तो आपका ओवरऑल इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल को इम्पैक्ट कर सकेंगे। अगर आप जनरली देखें तो पोर्टफोलियो ओवरलैप तो आपका इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा बुरी इम्पैक्ट भी कर सकेंगे। अलग अलग म्यूचुअल फंड के बीच अगर ओवरलैप होल्डिंग ज़्यादा है तो इन्वेस्टर की प्रोफाइल तो उतना अच्छा नहीं दिखते हैं। और देखें तो पोर्टफोलियो ओवरलैप ज़्यादा होने के कारण इसके लिए कम डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट्स ही मिलते हैं और इसके लिए ज़्यादा रिस्क लेने के लिए भी आवश्यक पड़ सकेंगे। और इसमें ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन रिस्क भी होने के कारण देखें तो इन्वेस्टर के लिए कम रिटर्न्स मिलने की मौका तो ज़्यादा होते हैं। कारण होते हैं कि वो तो अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के बावजूद भी वो अलग अलग म्यूचुअल फंड्स तो वही सिक्योरिटीज़ और वही सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने के कारण उसका ओवरऑल रिस्क तो ज़्यादा होते हैं। अगर वो होल्डिंग्स तो अच्छा तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए तो वो इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा खतरनाक हो सकेंगे उसको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए। अगले ये पोर्टफोलियो ओवरलैप वजह से आप एज ए इन्वेस्टर के लिए अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में होने वाले मैनेजमेंट फीस और एक्सपेंस रेशियो के लिए भी खर्च करने की आवश्यक पड़ती है। और ये तो समय से समय आपको मिलने वाले रिटर्न्स को ज़्यादा कम कर सकेंगे, जिसके वजह से आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स कमाने में ज़्यादा मुश्किल पड़ सकेंगे। अब अगले हम देखें तो ओवरलैप रेशियो वजह से इन्वेस्टर के लिए लिमिटेड अपसाइड पोटेंशियल ही होते हैं। अगर इसमें देखें तो इन्वेस्टर तो सेक्टर रोटेशन और इमर्जिंग ट्रेंड्स वजह से वो तो उतना फ़ायदा नहीं ले सकेंगे। अगर इसमें देखें तो इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा अच्छा रिटर्न्स कमाने की मौका तो कम पड़ती है ये ओवरलैप रेशियो होने के कारण। अब अगले हम देखें तो ये ओवरलैप तो इन्वेस्टर के लिए होने वाले फ्लेक्सिबिलिटी को ज़्यादा कम कर सकेंगे। अगर ओवरलैप होल्डिंग्स कम पड़ती है तो इन्वेस्टर के लिए मार्केट एडजस्टेड रिटर्न्स पाने में ज़्यादा मदद करती आ जाते हैं और उसके लिए ऑप्टिमम एसेट एलोकेशन भी मिलते हैं। लेकिन ये ओवरलैप रेशियो होने के कारण इन्वेस्टर के लिए कम फ्लेक्सिबिलिटी होते हैं, जिसके वजह से उसके लिए होने वाले स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट गोल्स अचीव करने में ज़्यादा मुश्किल पड़ सकेंगे। हम तो अब तक समझ लिया कि पोर्टफोलियो ओवरलैप का पोटेंशियल ड्रॉबैक्स तो क्या होते हैं। अब अगले हम देखें कि आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आप तो जिस तरीके से पोर्टफोलियो ओवरलैप को पहचानना चाहिए। पहले कदम होते कि आपके लिए प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट फंड कंपनीज वेबसाइट और एएमसी वेबसाइट से मिलने वाली जानकारी को उपलब्ध लेते हुए अब तो होल्डिंग्स को रिव्यू करने की आवश्यक पड़ती है। दूसरे कदम होते कि आपको कंसोलिडेटेड लिस्ट बनाने की आवश्यक पड़ती है। आप तो जिन जिन सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं उसके नाम तो क्या होते हैं, उसका सिंबल तो क्या होते हैं और आप तो जितना परसेंटेज इसमें इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं उस पर निर्भर होते हुए आप तो कंसोलिडेटेड लिस्ट बनाने की आवश्यक पड़ती है। तीसरे कदम आप तो कॉमन होल्डिंग्स को पहले पहुंचने की आवश्यक पड़ती है और आप तो कंपेयर करना चाहिए कि जितना ओवरलैप लग गए, अगर ज़्यादा ओवरलैप है तो आप तो ध्यान देने की आवश्यक पड़ती है। चौथे कदम होते कि पोर्टफोलियो ओवरलैप परसेंटेज। अगर आपने फंड ए में इन्वेस्ट कर दिया जाते और वो फंड ए तो स्टॉक एक्स में होने वाले 7% में इन्वेस्ट कर दिया जाते और आपने फंड बी में भी इन्वेस्ट कर दिया जाते वो तो स्टॉक एक्स में होने वाली 3% में इन्वेस्ट कर दिया जाते, जिसके वजह से आपका ओवरऑल ओवरलैप परसेंटेज होते कि 10%। पांचवा कदम होता है कि रीबैलेंसिंग को कंसिडर करना। अगर आपका पोर्टफोलियो पर ज़्यादा ओवरलैप गए तो आप तो ओवरलैपिंग होल्डिंग्स को कम करते हुए और देखें तो आप तो फंड्स को रीएलोकेट करते वजह से आपको बेटर डाइवर्सिफिकेशन मिलते हैं। इसके लिए आप तो टूल्स और रिसोर्सेज को भी उपयोग कर सकेंगे और देखें तो आप तो ऑनलाइन फाइनेंशियल टूल्स और रिसोर्सेज को उपयोग करते हुए यह प्रोसेस को ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकेंगे। और देखें तो आपके लिए यह प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने में ज़्यादा वेबसाइट्स में देखें तो पोर्टफोलियो एनालिसिस टूल होते हैं। अब तो ये पोर्टफोलियो एनालिसिस टूल वजह से आपको पता चलता है कि आपके लिए जितना ओवरलैप रेशियो होते हैं और आप तो जिस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन कर सकेंगे। अब देखेंगे एक उदाहरण। आप तो फंडो जैसे टूल्स को उपयोग कर सकेंगे और गूगल से भी आप तो असिस्टेंस ले सकेंगे, जिसके वजह से आपको ओवरलैप परसेंटेज के बारे में जानकारी मिलते हुए आप तो इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को उपयोग कर सकेंगे। अब हम बात करते हैं कि जितना ओवरलैप रेशियो तो म्यूचुअल फंड में ठीक लगती है। अगर आप देखते हो अलग अलग म्यूचुअल फंड के बीच ओवरलैप रेशियो तो 33% से भी कम होने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके वजह से हम बोल सकें कि आपके लिए अच्छा डाइवर्सिफिकेशन होते हैं। अब हम एक सिनेरियो को अज्यूम करते हैं। अगर दोनों शेफ भी अलग अलग डिशेस को कुक करते हैं, एक होते हैं कि पास्ता, दूसरे होते हैं कि पिज़्ज़ा, दोनों तो टोमेटो उपलब्ध करने की आवश्यक पड़ती है और टोमेटो तो एक कॉमन इंग्रेडिएंट होते हैं, लेकिन दोनों की फ्लेवर्स तो अलग पड़ती है। उसी तरीके से म्यूचुअल फंड में देखें तो कुछ ओवरलैप पड़ती है, लेकिन यूनिक कॉम्पोजिशंस पर आप एज इन्वेस्टर तो ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके वजह से ही आप तो डाइवर्सिफिकेशन को एनहांस कर सकेंगे। हमने अब तक देख लिया कि आप तो जिस तरीके से पोर्टफोलियो ओवरलैप को बेचना चाहिए।
अब हम देखें कि आप तो जिस तरीके से पोर्टफोलियो ओवरलैप को फिक्स कर सकेंगे। पहले आप तो अलग अलग असेट क्लास के बीच आपका इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना चाहिए और आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट और कमोडिटीज़ का इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए, जिसके वजह से आप तो एक असेट क्लास में होने वाले ओवरलैप को कम भी कर सकेंगे और दूसरी तरफ से देखें तो ये तो डाइवर्सिफिकेशन बढ़ाने में भी मदद कर दिया जाते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है तो आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव पर ध्यान रखकर आप तो सेबी गाइडलाइंस को उपलब्ध लेते हुए अलग अलग कैटेगरीज में भी डाइवर्सिफाई कर सकेंगे, जैसे लार्ज, मिड और स्मॉल, जिसके वजह से वो भी आपको ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में होने वाले ओवरलैप रेशियो को कम करने में मदद कर दिया जाते हैं। और आप एज ए इन्वेस्टर ये भी ध्यान रखना चाहिए, आप तो एक ही एक एएमसी पर एक्सेसिव डाइवर्सिफाइंग करने के बावजूद आप तो अलग अलग एएमसी में इन्वेस्ट कर सकेंगे, क्योंकि अलग अलग एएमसी में होने वाले इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज अलग होने के कारण वो तो आपका पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन पर एक अलग तरीके का डाइवर्सिफिकेशन ले सकेंगे, जो आपके लिए ओवरलैप रेशियो कम करने में ज़्यादा तरीके से मदद कर दिया जाते हैं। ये सब करने के बाद आप तो रिव्यू और रीबैलेंस भी करना चाहिए और देखें तो आप तो रेगुलरली रिव्यू करने की आवश्यक पड़ती है, जिसके वजह से आपका ओवरलैप भी कम पड़ती है और देखें तो जब ज़रूरी पड़ती है तो उस समय आप तो रीबैलेंस करने की भी आवश्यक पड़ती है। अब तो 6 महीने एक बाद रिव्यू करना एक अच्छी बात होती है और आप तो देखना चाहिए कि यह न्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और आपका फाइनेंशियल गोल्स तो सेम ट्रैक में होते या नहीं, और मार्केट में जो भी बदलाव आए तो भी उस पर भी आप तो ध्यान देना चाहिए और देखना चाहिए कि अगर अचानक से आपका ओवरलैप रेशियो इंक्रीज होते या नहीं। अगर देखते हो यह सब चीज़ों को टैकल करने में आपको प्रोफेशनल गाइडेंस की मदद लेना चाहिए। प्रोफेशनल गाइडेंस के लिए आप तो फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट कर सकेंगे, जो तो आपका इन्वेस्टमेंट गोल्स और रिस्क टॉलरेंस पर ध्यान रखकर वो तो एक पर्सनल रिकमेंडेशंस दे सकेंगे, जो पर्सनल रिकमेंडेशंस आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज़्यादा तरीके से मदद कर दिया जाते हैं। यह वीडियो से आप तो ये कंक्लूजन लेना चाहिए, आप तो ज़्यादा जिम्मेदारी वजह से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। पहले आप तो डाइवर्सिफिकेशन के बारे में सोचना चाहिए और देखें तो आप तो पोर्टफोलियो ओवरलैप को भी ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से हैंडल करना चाहिए। अगर देखें तो कम लेवल ऑफ ओवरलैप तो एक्सेप्टेबल होते हैं, अगर ओवरलैप ज़्यादा लेवल में होते हैं तो वो तो आपका ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कमाने वाले रिटर्न्स को ज़्यादा तरीके से कम कर सकेंगे और डाइवर्सिफिकेशन में होने वाले बेनिफिट्स को भी वो तो ज़्यादा तरीके से कम करते हुए आप एज इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा खर्च करने की भी आवश्यक पड़ती है। इसी कारण के लिए आप एज इन्वेस्टर तो ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है कि आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में जितना ओवरलैप रेशियो होते हैं और जिस तरीके से आप तो ये ओवरलैप रेशियो को एड्रेस कर सकेंगे। और देखें तो आपको ओवरलैप रेशियो एड्रेस करने में ये तरीका भी हो सकेंगे। आपका होल्डिंग्स को आप तो अलग अलग एसेट क्लास, इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स और जोग्राफिकल रीजन्स पर निर्भर होते हुए डाइवर्सिफाई कर दिया जाते हैं, तो आपके लिए पोर्टफोलियो ओवरलैप को एड्रेस करने में ज़्यादा तरीके से मदद कर दिया जाते हैं। ये स्ट्रैटेजी वजह से आपको ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में होने वाले रिस्क को भी आप तो कम कर सकेंगे और देखें तो आपको ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो देने वाले परफॉर्मेंस को भी आप तो एनहांस कर सकेंगे। अगर आपको ये पोर्टफोलियो ओवरलैप के बारे में इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा आर्टिकल पढ़ सकेंगे और इस आर्टिकल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।